हेलो एवरीवन, यूपी फिजिक्स प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2026 दिसंबर में होने वाला एग्ज़ाम। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कठोर संविधान है, दूसरा है एकल संविधान, तीसरा है शक्तियों का विभाजन, चौथा है आपातकालीन उपबंध, पांचवा है संविधान की सर्वोच्चता। तो उपरोक्त में से कौन सा या भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को प्रदर्शित करता है? इसमें आंसर नंबर डी होगा। आंसर नंबर डी होगा इसमें। और इसका जो है डिटेल है कि एक्सप्लेनेशन के साथ हम यहाँ पे जो है रिव्यू करेंगे सभी क्वेश्चंस का। मतलब देखते हैं। तो भारत के वृहत आकार और सामाजिक आर्थिक विविधता के कारण संघीय सरकार की व्यवस्था को अपनाया गया है। किसको अपनाया गया है? संघीय सरकार की व्यवस्था को अपनाया गया है। और संघीय विशेषता है द्वैत राज पद्धति। निम्नलिखित संविधान लिखित संविधान जो है भारतीय संविधान में लिखित संविधान है। शक्तियों का विभाजन है, संविधान की सर्वोच्चता है, और कठोर संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। एकात्मक विशेषता क्या होता है? जिसमें सशक्त केंद्र होता है, एकल संविधान, एकल नागरिकता, आपातकालीन उपबंध, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं। ये होता है एकात्मक विशेषता भारतीय संविधान की। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। भारत की संघीय व्यवस्था किस मॉडल पे आधारित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस मॉडल पे आधारित है? तो इसका आंसर नंबर बी होगा। भारतीय की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पे आधारित है। और एक अत्यंत सशक्त केंद्र होने के आधार पर कनाडाई मॉडल को अपनाया गया है भारत में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सुमेलित नहीं है लिखा है, ऐसे पेपर में भी होता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अनुच्छेद नंबर 280 क्या है? कि वित्त आयोग से संबंधित है, ये भी सही है। 248 अवशिष्ट शक्तियाँ संबंधित है, ये भी सही है। 250 जो है आपातकालीन की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है, ये भी सही है। ये जो क्वेश्चन नंबर डी है, 253 जो होता है, इसमें ए सुमेलित नहीं है। यहाँ पे 262 होता है। अंतर्राज्यीय नदियों से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय जो निर्णय होता है, ये आर्टिकल में 262 के तहत होता है। तो आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला क्या है? इसका गठन सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। दूसरा है, सर्वप्रथम इसका गठन सन 1990 में किया गया था। तो इसका चौथे का होगा सी, दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। इसका गठन सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था और सर्वप्रथम 1990 में किया गया था। ठीक है, इसका गठन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर क्या है? तो भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में जो अंतर है, पहला है नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका, दूसरा है शैडो कैबिनेट, तीसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व, और चौथा है द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो इसमें आंसर नंबर बी होगा। अंतर यही है कि जो ब्रिटेन का संसदीय प्रणाली है उसे छाया कैबिनेट, शैडो कैबिनेट की व्यवस्था होती है ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में, लेकिन भारतीय संसदीय प्रणाली में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली है उसमें जो छाया कैबिनेट होता है वो विपक्षी पार्टी द्वारा गठित किया जाता है, और भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसमें जो है अंतर केवल बी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संसद राज्य सूची के विषय किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? पहला है इसमें, जब राज्यसभा यह घोषणा कर दे कि अमुक विषय पर राष्ट्रीय हित में है। दूसरा है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के संबंध में। और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। तो संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह राज्य सूची के तहत निम्नलिखित परिस्थितियों में कानून बनाए। जैसे राज्यसभा यदि किसी विषय को राष्ट्रहित घोषित कर दे, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राज्यों के अनुरोध की अवस्था में, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने की दिशा में, या राष्ट्रपति शासन के दौरान। तो इसमें इतना जो है, इतने सूची पे संसद जो है कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर बनाया गया कानून आपातकाल के समाप्त होने तक कब तक प्रभावी रहता है? तो इसका आंसर होगा बी, 6 महीने।
तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर बनाया गया कानून आपातकाल के समाप्त होने से 6 माह तक प्रभावी रहता है। यहाँ राज्य विधानमंडल के समान मुद्दे पर कानून बनाने की शक्ति प्रतिबंधित नहीं होती, लेकिन दोनों कानूनों में अगर टकराव होता है, जैसे राज्य कानूनों में और केंद्र के कानून में कोई टकराव होता है, तो हाँ, इस स्थिति में संसदीय कानून मान्य होगी या केंद्र का कानून ही मान्य होगा, राज्य का कानून मान्य नहीं होगा। तो इसका आंसर नंबर बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर चुनिए। पहला है राजमन्नार आयोग, सरकारिया, पुंछी या प्रशासनिक सुधार आयोग। तो इसका गठन कब किया गया था? तो 8वें क्वेश्चन का होगा, इसमें कोड इसमें सी दिया गया है, जिसको हम मिलाते हैं अभी आपको। तो इसमें देखिए, राजमन्नार आयोग कमीशन जो कब किया गया था, ये किया गया 1969, है ना, 1969। सरकारी आयोग 1983, ठीक। पुंछी आयोग 2007 और प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, ठीक है। तो प्रशासनिक सुधार आयोग मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था, जो 1966 में गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि केंद्र का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। तो हमें मुख्यतः पूछा गया है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो यह प्रावधान करता है कि कोई बाहरी आक्रमण, यदि बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। तो इसमें अनुच्छेद होगा 355, अनुच्छेद नंबर 355। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर होगा इसका ए। तो अनुच्छेद 355 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि केंद्र का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा, ठीक है। तो आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन एक असत्य है? यहाँ पे देखिएगा असत्य लिखा है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है कि यह एक सांविधिक निकाय है, क्षेत्रीय परिषद की बात हो रहा है यहाँ पे, एक सांविधिक निकाय है। बी है इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सी है केंद्र सरकार का गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। और डी है इसकी प्रकृति सलाहकारी होती है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर का जो है आंसर होगा वो होगा बी। इसमें क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा बी, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यह असत्य है। तो क्षेत्रीय परिषद सांविधिक निकाय होती है, न कि संवैधानिक। इसका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया है। देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित कर प्रत्येक के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है। और केंद्र सरकार का गृह मंत्री 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है, यह ध्यान रखिएगा। और क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच सहभागिता को बढ़ावा देना है। इसकी प्रकृति सलाहकारी होती है, ना कि बाध्यकारी। यानी कि सलाह दे सकते हैं, ना कि अपने द्वारा दिए गए सलाह को बाध्यकारी तरीके से मान्य नहीं कर सकते, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति अपना क्षमादान की किस शक्ति के अनुसार किसी दंड, विशेष मृत्यु दंड की को पर अस्थायी रोक लगा सकता है। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि अगर किसी को फांसी की सजा हुआ और मृत्यु दंड दिया गया है तो उस पर कौन रोक लगा सकता है? तो राष्ट्रपति लगा सकता है। और एक क्वेश्चन दिया है कि मृत्यु पर अस्थायी रोक लगा सकता है किस अपने जो है एक शक्ति के अनुसार। तो इसमें क्वेश्चन नंबर डी होगा प्रतिलंबन। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्राविलंबन के माध्यम से किसी व्यक्ति की सजा को कम या माफ कर सकता है। क्षमा जो होता है, दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है। क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है। लघुकरण जो होता है, दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है। परिहार में होता है, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दिया जाता है। और विराम की अवस्था में क्या होता है? विराम की अवस्था में दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना, ये होता है विराम की अवस्था में। प्राविलंबन क्या होता है?
किसी दंड विशेषकर मृत्यु पर अस्थायी रोक लगाना, यानी कि राष्ट्रपति के पास ही यह शक्ति होती है कि वह किसी की मृत्यु दंड, अगर किसी को मृत्यु दंड मिल चुका है कोर्ट से तो उसे वह रोक लगा सकती है, या राष्ट्रपति के उसमें है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति अनुच्छेद 111, राष्ट्रपति पर कार्यकाल 60, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति के पद को पुनर्चुनाव, इसका हो गया आर्टिकल नंबर 57। तो इसमें आंसर नंबर बी होगा, सुमेलित नहीं है आंसर नंबर बी, ये सुमेलित नहीं है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 के तहत होता है और राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण अनुच्छेद 60 के तहत होता है। बाकी इसमें जितने भी आर्टिकल हैं सब सुमेलित हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है अनुच्छेद 56 के तहत है और राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण क्या है, अनुच्छेद 60 के तहत है। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, क्वेश्चन नंबर 13 का है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग में दोनों सदनों के नामांकित सदस्य भी भाग ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था वो महाभियोग में भाग नहीं ले सकते। इसका कोड क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, न तो एक न ही दो। क्या होता है, संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है और राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर प्रारंभ संसद के किसी भी सदन में, राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है प्रारंभ जो है संसद के किसी सदन में किया जा सकता है। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं, जबकि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकते जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर डी होगा, ना ही एक और ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं, देखते हैं। संसद की 17वें की अवधि में राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के कितने समय बाद समाप्त हो जाता है? तो संसद की 17वें के अवधि में राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद के पुनः बैठक के कितने समय बाद समाप्त हो जाता है? तो आंसर नंबर डी होगा, 6 सप्ताह। तो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के 17वें की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। 17वें के बाद पुनः बैठक होने पर यदि दोनों सदनों द्वारा उस अध्यादेश को पारित कर दिया जाता है तो वह कानून का रूप ले लेता है। यदि इस पर संसद कोई कार्रवाई नहीं करती तो संसद की दोबारा बैठक के 6 हफ्ते पश्चात यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यदि संसद के दोनों सदन इसका निर्मोदन कर दें तो यह निर्धारित 6 सप्ताह की अवधि से पहले भी समाप्त हो सकता है। यदि संसद के दोनों सदन इसका निर्मोदन कर दें तो यह निर्धारित जो 6 सप्ताह है उसके पहले भी समाप्त हो सकता है। तो इसका आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति किस वीटो का प्रयोग कर सकता है? संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति किस वीटो का प्रयोग कर सकता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी है, कोई नहीं। राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों से संबंध में वीटो शक्ति, अर्थात वह विधेयकों को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। भारत का राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं, जो अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, यहाँ पे देखिए अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो, 3 प्रकार की शक्तियां हैं। और जो है और संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कोई नहीं। ऐसा कोई वीटो शक्ति नहीं है जो संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों को उस पर रोक पे प्रतिबंध लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है तो क्या?
ऑप्शन नंबर ए देखिए, अध्यक्ष पीठासीन होगा, अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेगा, मतों के बराबर होने की स्थिति में मत देने का अधिकार नहीं होगा, या मतों के अधिकार में मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी होगा, अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा। लोकसभा सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, तो पता होगा आपको। जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा तथा मत देने का भी अधिकार होगा, किंतु मतों के बराबर स्थिति होने की दशा में उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। उपरोक्त में से किन मामलों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की प्रावधान है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 70 का होगा आंसर नंबर सी, 1 और 3। तो क्या है? साधारण विधेयक में और वित्त विधेयक में दोनों सदनों को संयुक्त बुलाने की प्रावधान है, साधारण विधेयक में और वित्त विधेयक में। तो क्वेश्चन नंबर का आंसर नंबर सी होगा। इसमें देखिए, किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में ही आहूत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के बारे में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसमें ऐसा संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। कब नहीं रहेगा? धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अच्छा, इस पर क्वेश्चन और बना सकता है, जैसे कौन से विधेयक पे संविधान की राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता, एक क्वेश्चन होता है। तो संविधान धन विधेयक पे और संविधान संशोधन विधेयक पे ऐसा कोई प्रावधान, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। तो किस पे है? मात्र साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में ही आहूत की जा सकती है दोनों सदनों को संयुक्त बैठक। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में तो कौन सा समिति कैग CAG के वार्षिक रिपोर्ट की जांच करती है? ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर नंबर बी होगा, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति एक अस्थायी संसदीय समिति है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जैसे 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। ये तो पता होगा आपको। कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो कितने सदस्य राज्यसभा से होते हैं, कितने सदस्य लोकसभा से होते हैं। तो 22 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। किसी मंत्री को इसका सदस्य नहीं चुना जाता। इस समिति का कार्य कैग CAG की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखता है। तो आंसर नंबर बी होगा इसका, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन क्या है? धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास असीमित शक्तियां हैं। और कारण है, राज्यसभा को धन विधेयक पर 14 दिनों के भीतर स्वीकृति देनी होती है। तो इसका कोट देखिए, इसमें होगा और आंसर डी होगा डी। जो ए गलत है वो आर सही है। ए क्या कह रहा है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास असीमित शक्तियां हैं, यह गलत है। और राज्यसभा को धन विधेयक पर 14 दिनों के भीतर स्वीकृति देनी होती है, यह सही है। तो इसमें आंसर जो होगा डी आएगा। ए गलत है किंतु आर सही है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, और धन विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यह एक सरकारी विधेयक होता है और लोकसभा से पारित होने के पश्चात इसे राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा इस पे जो है, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती। यह केवल सिफारिश कर सकती है। 14 दिनों के भीतर उसे इस पर स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा वह राज्यसभा द्वारा स्वतः पारित माना जाता है। अतः धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास असीमित शक्ति है। अतः धन विधेयक संबंध में राज्यसभा के पास असीमित शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये तो सही है। और इसको राष्ट्रपति की तरह महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसमें देखते हैं आंसर नंबर ए होगा, केवल ए सत्य है।
उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है और इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अनुच्छेद 64 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण से लेकर 5 वर्ष तक होती है। उसे हटाने के लिए एक औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती। उसे राज्यसभा द्वारा पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा की सहमति आवश्यक है। संविधान में उसे हटाने के लिए कोई आधार नहीं है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। इसमें आंसर नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत वर्णित है। दूसरा है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, भी सही है। और राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बिना प्रधानमंत्री की सलाह पर भी हटा सकता है। ऐसा क्या है? राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बिना प्रधानमंत्री की सलाह पर भी हटा सकता है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो इसमें सत्य क्या है, इसे हमें ढूंढना है। तो 21 का है आर्टिकल 75, इसका आंसर बी होगा। आंसर नंबर डी होगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है और अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित है। इसका अर्थ यह है कि मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात प्रश्न अपना पद पर बने रहेंगे। राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है, किंतु ऐसा वह केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कर सकता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत यह वर्णित है कि प्रधानमंत्री मंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? यह क्वेश्चन नंबर 22 है। तो ये है आंसर, इसका होगा आंसर नंबर बी। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह बात कही गई है। क्या है इसमें कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत यह वर्णित है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23, उच्चतम न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार जिसके अंतर्गत वह केंद्र एक से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद की स्थिति में निर्णय देता है तो कहलाता है। तो देखिए, इसमें आंसर नंबर सी होगा, मूल क्षेत्राधिकार कहलाता है। क्या है? अनुच्छेद 131 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार जिसके अंतर्गत वह केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद की स्थिति में निर्णय देता है तो मूल क्षेत्राधिकार कहलाता है। और इसके अंतर्गत वह सीधे सुनवाई का अधिकार रखता है। इसके अंतर्गत वह निम्नलिखित प्रकार के विवादों को सुनता है। पहला है, केंद्र व एक या एक से अधिक राज्यों के बीच जो है विवाद हो, अगर केंद्र और कोई राज्य या राज्यों के एक तरफ होने के या एक से अधिक राज्यों की दूसरी तरफ होना या दो से दो अधिक राज्यों के बीच में, तो 23 का आंसर नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे हम देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, आर्टिकल 129, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 124, राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय की सलाह लेने की शक्ति 143 और उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार 131। और इसमें क्या दिया है, कौन सी सुमेलित नहीं है? तो 24 का आंसर जो होगा डी होगा। डी होगा आंसर। इसमें उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार आर्टिकल 131 के तहत नहीं है। तो देखते हैं, एक मिनट, इसका क्वेश्चन नंबर 24 का, हाँ 24 का बी होगा। 24 का क्वेश्चन नंबर बी। ठीक, इसमें क्या, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है आर्टिकल 126 के तहत है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो होता है आर्टिकल 124 के तहत होता है। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होता है 126 के तहत होता है और उच्चतम न्यायालय का स्थापना का गठन जो है 124 के तहत होता है। 25 क्वेश्चन है।
नीचे दिए गए एक एक को अभिकथनीय और दूसरे को कारण कहा गया है। तो देखिए अभिकथनीय क्या है, राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है, और कारण आर दिया गया है वह राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। हाँ, तो इसमें दोनों जो है जहाँ तक सही है, दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कारण ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। तो संविधान के भाग 6 के अनुसार अनुच्छेद 153 के तहत 153 से लेकर 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, जिसमें राज्यपाल का प्रमुख स्थान है और राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख संवैधानिक प्रमुख होता है। साथ ही वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है और इस तरह राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। राज्यपाल विधान परिषद के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को नामित कर सकता है? किसमें राज्यपाल विधान परिषद के में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को नामित कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 26 को होगा डी, पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 26 का होगा ऑप्शन डी, पर्यावरण। तो क्या है कि राज्यपाल राज्य विधान परिषद के 1/6 भाग को नामित कर सकता है, 6 भाग में 1 भाग को नामित कर सकता है, जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान हो या इसका व्यवहारिक अनुभव हो। इसे पर्यावरण क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, और जो मतलब पर्यावरण क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, जिसमें नामित नहीं किया जाता, तो पर्यावरण क्षेत्र में नामित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। राज्यपाल, थोड़ा सा जूम करते थे। राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री का दायित्व किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर होगा 27 का डी, आंसर नंबर 167। अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करे। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 167 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। विधान परिषद में कितने सदस्य का चुनाव विधान सदस्य के सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा 1/3। विधान परिषद के कुल सदस्यों में 5/6 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जबकि 1/6 को राज्यपाल नामित करता है। और विधान परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निर्धारित होती है, और 1/3 सदस्यों को चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो इसमें कितने जन सदस्यों द्वारा किया जाता है? 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और इसमें अभिकथन 1 है और अभिकथन कारण आर कहा गया है। तो इसमें देखते हैं कथन क्या कहा गया है। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं विघटन संसद कर सकती है, और कारण कहा गया है कि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव संबंधित राज्य विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा सी, आंसर सी। इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। क्या कहा गया है? अभिकथन ए सही है परंतु आर गलत है। संविधान में राज्यों में विधान परिषद के गठन एवं विघटन करने की व्यवस्था है, और संसद एक विधान परिषद का गठन या विघटन कर सकती है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करें। इस तरह का कोई प्रस्ताव राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना जरूरी है, और यह बहुमत कुल मतों एवं उपस्थित सदस्यों के 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये था 29, और क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। किसी विधानसभा सदस्य पर 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निरर्हता का मामला उठे तो कौन फैसला करेगा? दल बदल, जैसे 10वीं अनुसूची में दल बदल का सिस्टम दिया गया है, तो इसका अगर मामला होता है तो उस पर कोई अहर्ता नहीं है, निरर्हता के मामले में कौन फैसला करेगा? तो इसमें होगा आंसर बी, विधानसभा अध्यक्ष, आंसर नंबर बी। यदि किसी विधानसभा सदस्य पर 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निरर्हता का मामला उठे तो इस पर विधानसभा अध्यक्ष फैसला लेगा।
आंसर नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 31 है, तो इसका आंसर होगा बी, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो आंसर नंबर 31 का बी है। आइए 32 पे चलते हैं। 32 का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन है, नीचे दिए गए हैं जिसमें से एक अभिकरण ए और दूसरा कारण आर कहा गया है। पहला क्या है, कथन क्या है? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहेंगे। और कारण दिया गया है, इन्हें पुनर्नियुक्त की पात्रता नहीं होती। नीचे दिए कोट से उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या ऐसा सही है कि इन्हें पुनर्नियुक्त की पात्रता नहीं होती? तो ये है क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर नंबर बी। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग का प्रावधान किया गया है। तो इसमें आंसर नंबर बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सतर्कता केंद्रीय सतर्कता आयोग। क्वेश्चन नंबर 33, हाँ, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? यह एक सांविधिक संस्था है। इसका गठन संस्थानम समिति की सिफारिश पर हुआ था। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। और यह सभी कथन सत्य है। तो इसमें देखते हैं 33 का होगा डी, यह सभी कथन सत्य हैं। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसका आयोग केंद्र सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने हेतु एक प्रमुख संस्था है। और संस्थानम समिति 1962 से 64 की सिफारिश के आधार पर इसका गठन हुआ था। और सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधेयक द्वारा इसे संविधिक दर्जा प्रदान किया गया। और प्रश्नगत दिए गए सभी कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में सत्य हैं। तो इसमें सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन जो है पीसीएस में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन ध्यान देखिएगा। अगर आपके पास पेन और पेपर लेके बैठे हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा कौन से आर्टिकल के तहत ऐसा होता है। तो इसमें आर्टिकल नंबर 371 बी, संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 371 झा तक 10 राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र तथा गुजरात, 371 के तहत महाराष्ट्र तथा गुजरात के लिए विशेष प्रावधान है। और इसका आंसर तो बी होगा। और देखते हैं अनुच्छेद बी है जो 371, इसमें क्या है? नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 371 बी में जो है असम के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ए में नागालैंड के लिए, बी में असम के लिए। ठीक है। और 371 डी में आंध्र प्रदेश के लिए प्रावधान किया गया है। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 31 बी। इसे नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार जो है पीसीएस में पूछेंगे। इसमें ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहे हैं तो ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसे नोट करिएगा। अक्सर लोग इसमें गलती कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है। हमको लग रहा है कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। अब लोग घटना चक्र का अगर प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें देखेंगे कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। कई वर्षों में यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं। निम्नलिखित पंचायती राज से संबंधित समितियों को उसके गठन वर्ष काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति, एम.एल. सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति और जी.बी.के. राव समिति, इसमें कोर्ट के सहायता से व्यवस्थित करना है। तो आंसर नंबर इसका बी होगा 2413। 2413। तो सबसे पहले आता है बलवंत राय मेहता समिति। 2413 बलवंत राय मेहता समिति है। इसका जो है हुआ था
कालक्रम है, गठन वर्ष है 1977, 1957 सॉरी 1957। अशोक मेहता समिति सेकंड नंबर पे आता है 1977। थर्ड पे है GVK राव समिति और 1985, और ML सिंघवी समिति 1986। तो 35 आंसर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 36। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ी गई है? भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मतलब बता तो रहा हूँ, इससे इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोग पेन और पेपर लेके बैठे हैं तो ये सब क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कौन सा जोड़ नहीं गई थी? तो इसका आंसर जो होगा, आंसर डी होगा, मणिपुरी। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित है, जिसमें से 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को, 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को, तथा 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली लैंग्वेज को जोड़ा गया था। और जो इसमें तीनों जो है, ये जो 92 इसे जोड़ा गया था, इसे, और संथाली इसको जोड़ा गया था। मणिपुरी को जो इसमें जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। कौन कौन? मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली को। ठीक है, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली को 1991 द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 37। सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? सहकारी समितियों के संबंध में, तो इसमें ऑप्शन दे रहा है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। सेकंड है, किसी सहकारी समिति के निर्देशकों की संख्या 11 से अधिक नहीं है। तो इसका आंसर देखते हैं। 37 का आंसर बी होगा, केवल 2। आंसर नंबर बी। क्या कहता है? 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। इसके द्वारा संविधान में एक नया खंड जो है 9B जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 जेड और एच से 243 जेड और टी तक सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। और सहकारी समितियों के निर्देशकों की संख्या राज्य विधानमंडल द्वारा तय की जाती है, लेकिन निर्देशकों की अधिकतम संख्या 21 होगी। तो इसमें क्या होगा कि इसमें 11 दिया है जो 21 होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस एक चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं करता? इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं करता, जिसमें राष्ट्रपति, सांसद, विधायक या मेयर? 38 का डी होगा, मेयर। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा एक स्वतंत्र अखिल भारतीय संस्था है। जो निर्वाचन आयोग है एक स्वतंत्र अखिल भारतीय संस्था है, और संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालित निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, जबकि राज्यों में होने वाले पंचायतों और निगम चुनाव का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था से है। तो मेयर का चुनाव कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। नीचे दिए गए दो कथन है, जिसमें कारण और कथन और कारण दिया गया है, जिसमें देखना है। कथन है, मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और कारण है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो देखते हैं, इसका आंसर नंबर 39 का डी होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, ए गलत है परंतु आर सही है। क्या दिया गया है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बहुमत से संकल्प